वेलकम स्टूडेंट्स, चौहान लर्निंग में आपका स्वागत है। मैं प्रीति चौहान आज आपको पढ़ाने जा रही हूँ आदिकाल की विशेषताएं। आदिकाल की विशेषताएं पढ़ाने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि विद्वानों ने हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने भागों में बांटा है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि हिंदी साहित्य के इतिहास को 3 भागों में बांटा है। मैंने आपको आसानी से समझ में आ जाए इसके लिए ये चित्र तैयार किया है, मैप पॉइंट्स अपने बनाए हैं मैंने आपके लिए, उसी अकॉर्डिंग आप समझना है इसको। पहला है आदिकाल, जो माना जाता है संवत 1050 से 1375 तक। दूसरा है मध्यकाल और तीसरा है आधुनिक काल। तो हमारा जो मध्यकाल है उसको हमने 2 भागों में बांटा है। कौन से 2 भाग हैं वो? पहला है भक्ति काल और रीति काल। अब भक्ति काल माना जाता है संवत 1375 से संवत 1700 तक, और जो रीति काल है वो माना जाता है संवत 1700 से 1900 तक। ये किसके 2 भाग है? मध्यकाल के। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा तीसरा आधुनिक काल, जो संवत 1900 से आगे तक यानी कि अब तक है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि भक्ति काल भी जो है उसको भी विद्वानों ने उसकी भी 2 शाखाएं बताई है। कौन कौन सी? पहली तो है निर्गुण काव्य धारा और दूसरी है सगुण काव्य धारा। ठीक है, और फिर हम देखते हैं कि जो रीति काल है उसके भी 3 भाग हैं। कौन कौन से हैं 3 भाग? पहला है रीतिबद्ध काव्य धारा, दूसरा है रीति सिद्ध काव्य धारा और तीसरा है रीति मुक्त काव्य धारा। इसमें कंफ्यूज नहीं होना, बहुत ही शांति से इस चित्र को देखना और अपने दिमाग में इस मैप को बिठा लेना, अपने आप समझ में आ जाएगा। एक बार वापस से समझा देती हूँ। भक्ति काल को 2 भागों में बांटा है, पहला निर्गुण काव्य धारा और दूसरा सगुण काव्य धारा। रीति काल को 3 भागों में बांटा है, रीतिबद्ध काव्य धारा पहला, दूसरा रीति सिद्ध काव्य धारा और तीसरा है रीति मुक्त काव्य धारा। ठीक है, अब हम आते हैं वापस भक्ति काल पर। भक्ति काल को 2 भागों में बांटा है, जैसे निर्गुण और सगुण। अब जो निर्गुण काव्य धारा है उसके भी 2 भाग हैं। पहला कौन सा है? संत काव्य धारा, दूसरा है सूफी काव्य धारा। ठीक है, दूसरी तरफ जो सगुण काव्य धारा उसके भी 2 भाग हैं। पहला है राम काव्य धारा और दूसरा है कृष्ण काव्य धारा। तो इस प्रकार हमारी भक्ति काल में 2 काव्य धाराएं प्रवाहित हुई, जो कि है निर्गुण काव्य धारा और सगुण काव्य धारा। तो भक्ति काल को भी चित्र के अकॉर्डिंग समझाएं तो उसके भी 2 पार्ट हो गए, निर्गुण और सगुण। फिर निर्गुण के भी 2 भाग हैं, संत काव्य धारा, सूफी काव्य धारा, और सगुण काव्य धारा के भी 2 भाग हैं, राम काव्य धारा, कृष्ण काव्य धारा। इसके बारे में हम डिटेल अगली वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं। ये तो हमने परिचय दिया कि हिंदी साहित्य के इतिहास को हमने कितने भागों में बांटा है, यह आपका जानना जरूरी था। एक इसकी जानकारी आदिकाल पढ़ने से पहले इतिहास, हिंदी साहित्य के इतिहास की जानकारी जरूरी थी, जो मैंने आपको दी। अब हम चलते हैं आदिकाल के बारे में जानने। ये भी मैंने आपके लिए कुछ नोट्स बनाए हैं, देखिए। आदिकाल के जब हम पढ़ते हैं तो उसमें नाथ साहित्य, सिद्ध साहित्य और जैन साहित्य, इनका बहुत ही विशेष महत्व है। हालांकि इनके बारे में मैंने पढ़ के और शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, काफ़ी बुक से मैंने स्टडी करके थोड़ा थोड़ा छांट के मैंने आपके लिए मेन पॉइंट लिखे हैं। अगर आप इसको एक बार पढ़ लेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। चलिए हम देखते हैं आदिकाल की विभिन्न विशेषताएं। आदिकाल का साहित्य राजनीतिक दृष्टि से पतनोन्मुख, सामाजिक दृष्टि से दीनहीन और धार्मिक दृष्टि से असंतुलित है। ऐसे विद्वानों ने आदिकाल के बारे में ये विचार बताए हैं कि राजनीतिक दृष्टि से वो बहुत ही पतनोन्मुख रहा है, और सामाजिक दृष्टि से कैसा रहा है? दीनहीन, और धार्मिक दृष्टि से असंतुलित है। ऐसा क्यों कहा है, इसके बारे में हम अभी आगे चर्चा करते हैं। आदिकाल में विभिन्न काव्य धाराओं का प्रवाह मिलता है, जिनका संक्षिप्त परिचय नीचे दिया जा रहा है। पहला है नाथ काव्य धारा। नाथ शब्द का प्रयोग रक्षक या शरणदाता या स्वामी के लिए होता है, किंतु जब योग परक पाशुपत शैव मत का विकास नाथ संप्रदाय के रूप में हुआ तो नाथ शब्द शिव के अर्थ में प्रचलित हो गया। मत्स्येंद्र नाथ के शिष्य गोरखनाथ ने इस संप्रदाय को व्यवस्थित किया। अब ये आप इम्पोर्टेंट है कि किसने इस नाथ साहित्य की किसने व्यवस्थित किया? नाथ साहित्य को गोरखनाथ ने। ये इम्पोर्टेंट बात है, आप इसको एक बार ध्यान से सुन लीजिएगा और याद कर लीजिएगा
कि मत्स्येंद्र नाथ के शिष्य गोरखनाथ ने इस संप्रदाय को व्यवस्थित किया तथा एक और हठयोग साधना पद्धति को अपनाया और दूसरी ओर सामाजिक रूढ़ियों का विरोध किया। कठोर ब्रह्मचर्य, शुद्ध और पवित्र सामाजिक जीवन तथा परमार्थ पर बल दिया। गोरखनाथ जी की छोटी मोटी 40 रचनाएं किसमें है संग्रहित? गोरखबानी में। ठीक है, इसको भी ध्यान से सुन लेना। इसके बाद गोरखनाथ के बाद अजयपाल, गोपीचंद, मच्छिंद्रनाथ आदि नाथों ने काव्य रचना की और इनकी भाषा लोक भाषा है जिन पर अपभ्रंश का स्पष्ट प्रभाव देखने को मिलता है। भक्ति काल की संत काव्यधारा पर इस संप्रदाय का विशेष प्रभाव पड़ा है। अब हम देखते हैं आगे सिद्ध काव्यधारा। अभी जो हमने पहले पढ़ा वो तो नाथ काव्यधारा है। सिद्ध काव्यधारा हिंदी साहित्य में सिद्ध शब्द बौद्ध सिद्धाचार्यों के लिए प्रयुक्त होने लगा जो पूर्वी भारत में तांत्रिक साधनाएं करती थी और साधना के बल पर अलौकिक शक्तियां प्राप्त करती थी। सिद्धों की संख्या कितनी मानी जाती है? 84। जो मैंने ये अंडरलाइन किया है ये आप जरूर से नोट कर लेना, ये कई बार शॉर्ट क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं। सिद्धों की संख्या कितनी मानी जाती है? 84। किंतु यह संख्या प्रामाणिक नहीं है। सिद्धों का समय 800 ईस्वी से 1100 ईस्वी के बीच माना जाता है। इनका साहित्य अपभ्रंश दोहे और चर्यापदों में मिलता है। इनका साहित्य किस में मिलता है? ये नोट कर लेना, अपभ्रंश दोहों में और चर्यापदों में। आगे सिद्धों की रचनाएं 2 काव्य रूपों में उपलब्ध है। किस किस में? दोहा कोश और चर्यापद। ठीक है, सरहप्पा, लुईपा, कानप्पा, तिलोपा आदि सिद्ध कवि माने जाते हैं। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन से में पूछे जाते हैं कि कौन कौन से सिद्ध कवि माने जाते हैं। सरहप्पा, लुईपा, कानप्पा, तिलोपा आदि सिद्ध कवि माने जाते हैं और कुछ लोग सरहप्पा को हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं। ये बहुत आता है ये क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चंस में कि हिंदी का प्रथम कवि किसको मानते हैं? सरहप्पा को हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं। ये सब आपकी किताब में से मैंने नोट्स बनाए हैं, आप भी पढ़ सकते हैं, लेकिन आपको जल्दी याद हो जाए इसके लिए मैंने इम्पोर्टेंट लाइन्स को नोट्स बना के आपके लिए प्रस्तुत किया है। आगे बढ़ते हैं हम जैन काव्य। हिंदी के पूर्वी क्षेत्र में जैन साधुओं ने अपने मत का प्रचार किया है। इनका काव्य आचार, रास, फागु, चरित आदि शैलियों में मिलता है। किस में मिलता है इनका काव्य? आचार, रास, फागु, चरित और शैलियों में मिलता है। ठीक है, जैन कवियों ने अपभ्रंश भाषा में चरित काव्यों की रचना की। ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है कि जैन कवियों की रचनाएं किस भाषा में मिलती है, तो हमारा जवाब है अपभ्रंश भाषा में। और इन्होंने अपभ्रंश भाषा में किसकी रचना की? चरित काव्यों की। और हिंदी में प्रबंध काव्य परंपरा का सूत्रपात किसने किया? जैन कवियों ने। ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है, हिंदी में प्रबंध काव्य परंपरा का सूत्रपात किया जैन कवियों ने। देवसेन रचित श्रावकाचार, शालिव्रत सूरी रचित भरतेश्वर बाहुबली रास, आस्यु रचित चंद्रबाला रास, बाहुबली रास, चंद्रबाला रास, जिनधर्म सूरीकृत स्थूलिभद्र रास, विजयसेन सूरीकृत देवदत्त गिरि रास आदि जैन काव्य धारा के प्रसिद्ध ग्रंथ हैं। इसके बाद अब हम आगे पढ़ते हैं आदिकाल की नेक्स्ट विशेषताएं। ये अगर आपसे शॉर्ट क्वेश्चंस में पूछे जाएं आदिकाल की विशेषताएं, आपको शॉर्ट नोट्स में ये इस तरह से पॉइंट बना के लेने हैं। ठीक है, ये मैंने इसलिए बताया कि आप अगर शॉर्ट क्वेश्चन में आता है तो आप इस तरह बताएंगे पॉइंट के अंदर बना के, और डिटेल में आए तो वो आपको मैं भी डिटेल में बताऊंगी। तो शॉर्ट में आप ऐसे बताएंगे आदिकाल की विशेषताएं कौन कौन सी है। फर्स्ट है राष्ट्रीय भावना, सेकंड है ऐतिहासिकता का भाव, तीसरा है जनजीवन के चित्रण का भाव, फोर्थ है डिंगल भाषा, फिफ्थ है प्राकृतिक चित्रण और सिक्स्थ है रासो शब्द का प्रयोग, सातवां है युद्ध वर्णन में सजीवता, एट्थ है प्रामाणिकता में संकीर्णता और नाइन्थ है अनेक छंदों का प्रयोग किया गया, 10वां है वीर एवं श्रृंगारस और 11वां है आश्रयदाताओं की प्रशंसा और 12वां है अलंकारों का समावेश। तो ये हुई इसकी जो पॉइंट वाली विशेषता हैं। एक के बाद एक शॉर्ट क्वेश्चंस पूछा जाए तो आप ऐसे पॉइंट वाइज बना के लिखेंगे, और अगर डिटेल लेंदी में आता है आदिकाल की विशेषताएं तो उसके लिए हमें इस तरह से जवाब देना होगा, इस तरह से बताना होगा, जो कि हम देखते हैं हिंदी साहित्य के ये हम पढ़ चुके हैं। एक बार फिर भी इसकी जानकारी देख लेते हैं आदिकाल के बारे में। आदिकाल जो है 1050 से 1375 के बीच आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी के प्रथम काल को वीरगाथा काल नाम दिया, और उनका कहना है कि इस युग में आने वाली रचनाओं में अधिकांश वीरगाथा काव्य हैं।
उन्होंने जैनों द्वारा प्रस्तुत प्राचीन ग्रंथों को धार्मिक साहित्य बतलाकर उनको रचनात्मक साहित्य क्षेत्र से बाहर कर दिया। नाथों और सिद्धों के साहित्य को उन्होंने शुद्ध साहित्य माना और शुक्ल जी के अनुसार इनमें किसी विशेष प्रकार की प्रवृत्ति का निर्माण नहीं हो पाता। अपने समय तक उपलब्ध ग्रंथों की प्रवृत्तियों के आधार पर शुक्ल जी ने प्रथम काल का नाम वीरगाथा काल रखा। इसके बाद हम पढ़ते हैं आदिकाल की विशेषताएं। तो हमने शॉर्ट में देखे, अभी तो ये पॉइंट वाइज ये अभी हमने देख ली शॉर्ट में आपको जो देना है। जब शॉर्ट क्वेश्चंस में पूछे जाएं तो ये पॉइंट जो जितने भी हैं 13 वाले ये देना है, और जब डिटेल में ये आता है कि आदिकाल की विशेषताएं बताइए तो लेंथी क्वेश्चन में हमको इस प्रकार 2-2 लाइन सब पॉइंट्स में लिखनी है, वो आप देख लो। पहला है इसका राष्ट्रीय भावना। आदिकाल में जो है राष्ट्रीयता की भावना बहुत ही संकुचित थी। क्यों थी? कि 150 गांवों के साथ अपने राज्य को राज समझने वाले राजाओं का भाव नहीं था। समूचे भारत को नहीं बल्कि राज्य विशेष को राष्ट्र मान लिया जाता था। समूचे भारत को राष्ट्र नहीं माना जाता, सिर्फ जो कुछ थोड़ा सा जो राज्य था उसी को वो राष्ट्र मान लेते थे उस समय के राजा लोग। और जो चारण कवि थे जीविका प्राप्ति हेतु अपने आश्रम दाता की झूठी प्रशंसा किया करता था। और जो चारण कवि थे जो गाते थे वो सिर्फ अपने आश्रयदाताओं का मन रखने के लिए या उनकी झूठी प्रशंसा प्राप्त करने के लिए उनकी झूठी प्रशंसा ही कविताओं में गाते थे, ठीक है, अपनी आजीविका लिए। उससे उनको राजाओं की झूठी प्रशंसा करने से उनको पैसे प्राप्त होते थे, तो वो अपनी आजीविका चलाने के लिए राजाओं की झूठी प्रशंसा गाते थे अपनी कविताओं में। और राजाओं का परस्पर संघर्ष ही राष्ट्रीय भावना के अभाव का द्योतक है। और राजा उस समय एक से दूसरे में संघर्ष में ही व्यस्त रहते थे। तो इस मतलब कहने का मतलब ये है कि आदिकाल के अंदर जो राष्ट्रीयता की भावना थी वो बहुत ही नगण्य थी, ठीक है। दूसरा पॉइंट है ऐतिहासिकता का अभाव। वीरगाथा काल की रचनाओं में ऐतिहासिकता का अभाव है। जो रचनाएं प्राप्त हैं वे अधिकांश या तो संदिग्ध है या उनमें प्रक्षिप्त अंशों की अधिकता है। और अपने आश्रयदाताओं को प्रश्न रखने के लिए चरण काव्य ने ऐतिहासिक तथ्यों की अवहेलना की है। कल्पना को अधिक पृष्ठ देने के कारण ही ऐतिहासिकता की और कवियों की दृष्टि विशेष रूप से नहीं रही है। कल्पना को उन्होंने अधिक इम्पोर्टेंस दी, इस कारण ऐतिहासिकता की इन्होंने बहुत ही अधिक अवहेलना की है। इसलिए इनकी रचनाओं में ऐतिहासिकता का भाव देखने को मिलता है। तीसरा है जनजीवन के चित्रण का अभाव। चारण कवि जो थे अपने आश्रयदाताओं के गुणगान में तल्लीन रहते थे, उन्हें जनजीवन से कोई लेना देना नहीं था। अतः जनजीवन संबंधी काव्य में वे कुछ लिख ही नहीं पाए, वे सिर्फ अपने राजाओं की झूठी प्रशंसा करने में रहते थे। फोर्थ है डिंगल भाषा। इस काल की रचित प्राय सभी रचनाएं डिंगल भाषा में मिलती है। डिंगल राजस्थान की एक साहित्यिक भाषा है और प्राय ये सभी रचनाएं राजस्थान में ही रची गई हैं, इसलिए डिंगल भाषा में इनका लिखा जाना स्वाभाविक ही है। फिफ्थ है प्राकृतिक चित्रण। प्राकृतिक का चित्रण आलम्बन और उद्दीपन दोनों रूपों में किया गया है। नदियों, पर्वतों, नगर आदि का वर्णन बहुत ही सुंदर है और उद्दीपन रूप में प्राकृतिक का चित्रण आलम्बन की अपेक्षा उन्होंने बहुत ही अधिक सफल रूप से किया है। सिक्स्थ है रासो शब्द का प्रयोग। इस काल के रचना ग्रंथों के साथ रासो शब्द जुड़ा हुआ है। ये ग्रंथ रासो नाम से प्रसिद्ध है। कुछ विद्वान रासो शब्द की उत्पत्ति रहस्य से मानती है। फ्रांसीसी इतिहासकार गार्सा दतासी ने राजसूया शब्द से इसकी उत्पत्ति मानी है। सेवेंथ है युद्ध वर्णन में सजीवता। रासो ग्रंथों में किए गए युद्ध वर्णन सजीव प्रतीत होते हैं। इन काव्य ग्रंथों में जहाँ जहाँ युद्ध वर्णन के प्रसंग है वहाँ वहाँ ऐसा प्रतीत होता है जैसे कवि युद्ध का आंखों देखा हाल सुना रहा है। और जो चारण कवि कलम की ही नहीं तलवार पर अपने अपने आश्रयदाता के साथ क्षेत्र में जाकर तलवार भी चलाते थे। युद्ध के दृश्यों को उन्होंने अपने आंखों से देखा था, अतः इन युद्ध वर्णनों में जो कुछ भी कहा गया है उनकी अपनी वास्तविक अनुभूति है। इन कवियों ने केवल सैन्य बल पर ही नहीं अपितु योद्धाओं की उमंग और मनोदशा एवं क्रियाकलापों का भी बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। ठीक है। देश पर सब ओर से आक्रमण की संभावना थी, निरंतर युद्ध के लिए प्रोत्साहित करने को भी एक बार आवश्यक हो गया था। 8th है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने बताया कि प्रामाणिकता में संकोच। आदिकाल के अधिकांश रासो काव्य तथा कवियों की प्रामाणिकता में संकोच है। पृथ्वीराज जो इस काल के प्रमुख रचना है वे भी पूर्ण रूप से प्रामाणिक नहीं हैं। इसी प्रकार खुमान रासो और परमाल रासो की प्रामाणिकता में भी आज भी संदेह है। रासो काव्य समय समय पर परिवर्तित एवं परिवर्तित होते रहे हैं। परिवर्तित एवं परिवर्तित मतलब समय समय पर उनमें कुछ ना कुछ परिवर्तन
या यूँ कहना चाहूँ कि कुछ ना कुछ उनमें परिवर्तन होता रहा है, तिथियों में, वर्णनों के बारे में समय समय पर उनमें कुछ चेंज होते रहे हैं। तो इस संबंध में निम्न कथा उल्लेखनीय है कि इसके अतिरिक्त और कुछ कहने की जगह ही नहीं है कि पूरा ग्रंथ वास्तव में जाली है। इसलिए इस समय के ग्रंथों में प्रामाणिकता में संकोच है, श्योरिटी नहीं है कि ये सच है ही है, इसलिए प्रामाणिकता इनकी संदिग्ध मानी जाती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बताया, आगे 9th पॉइंट है, अनेक छंदों का प्रयोग। रासो ग्रंथों में भी छंदों की विविधता परिलक्षित होती है। छंदों की ये विविधता हिंदी के न तो परवर्ती साहित्य में मिलती है और न पूर्ववर्ती साहित्य में। पृथ्वीराज रासो में अनेक शब्दों का प्रयोग हुआ है, यथा जैसे दोहा, गाथा, तोमत, रोला, उल्लाला, कुंडलिया आदि। ये छंद परिवर्तन मात्र कलात्मक तथा चमत्कार प्रदर्शन के लिए न होकर भाव प्रकाशन के लिए किया गया है। परमाल रासो, कुमार रासो तथा नए रचनाओं में भी छंदों की विविधता देखने को हमें मिलती है। 10वां पॉइंट है हमारा वीर एवं श्रृंगार रस। आदिकाल में वीर एवं श्रृंगार रस के अलावा सभी रस का प्रयोग हुआ है। युद्ध का वर्णन होने से वीर रस की योजना इसमें अनायासी हो गई है और वीरों के मनोभाव एवं अदम्य उत्साह का जैसा हृदयग्राही वर्णन रासो काव्यों में किया गया है वैसा अन्यत्र दुर्लभ है। सभी रासो काव्यों में हमें वीरता का वर्णन देखने को मिलता ही है। पृथ्वीराज रासो में ऐसे अनेक मर्म स्पर्श स्थल है जहाँ वीरस का पूर्ण परिपाक हुआ है। कुछ शौर्य प्रदर्शन के लिए तो कुछ सुंदर राजकुमारियों से विवाह करने के निमित्त लड़े जाने वाले युद्धों का वर्णन है। इस कारण श्रृंगार रस के भावपूर्ण वर्णनों का समावेश भी इन काव्य ग्रंथों में हो गया है। राजकुमारियों की सौंदर्य अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन नासिक परिपाटी पर किया गया है। वीर गाथात्मक इस काल की प्रधान प्रवृत्ति और ये अधिकांश रासो काव्य के अंतर्गत मिलती है। ठीक है। फिर विश्वनाथ त्रिपाठी जी ने बताया है कि इस समय आश्रयदाताओं की प्रशंसा बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है हमें आदिकाल में। ठीक है। तो 11वां पॉइंट है हमारे रासो ग्रंथों के रचिता चारण कहे जाते थे और अपने आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा काव्य रचना करना अपना परम कर्तव्य मानते थे। अपने चरित्र नायक की श्रेष्ठता एवं प्रतिपक्षी राजा की हीनता का वर्णन अतिशयोक्ति में करना इन चारणों की प्रमुख विशेषता थी। दरबारी कवि होने के कारण इन कवियों ने अपने आश्रयदाताओं शौर्य, यश, वैभव का काल्पनिक एवं अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया है। मतलब ये सिर्फ कल्पना में रहते थे कि हमारा राजा इतना महान है, इतना शौर्यशाली है, इतना वैभवशाली। काल्पनिक और अतिशयोक्तिपूर्ण इन्होंने वर्णन किया अपनी रचनाओं में अपने आश्रयदाताओं का, अपने राजाओं का। पृथ्वीराज रासो एवं कुमार रासो इसी कोटि की प्रशंसापरक रचना है जिनमें कवि ने अपने चरित्र नायक को राम, कृष्ण, युधिष्ठिर, अर्जुन और हरिश्चंद्र से विशेष बताते हुए प्रत्येक दृष्टि से उसकी महत्ता प्रतिपादित की है। निम्न में कथा उल्लेखनीय उस समय तो जो भार या चारण किसी राजा के पराक्रम, विजय आदि का चित्रण करता था वही सम्मान पाता था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बताया और आगे 12th पॉइंट है हमारा अलंकारों का समावेश। आदिकाल में अलंकारों का समावेश हुआ है। चारण कवियों ने अपने काव्य में अलंकारों का सहारा लिया है। उपमा, कौन कौन से अलंकार थे आदिकाल की उस समय की रचनाओं में? उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा जैसा हृदयग्राही चित्रण इस प्रांतों में मिलता है वैसा अन्यत्र दुर्लभ है। सुंदर चित्रण में उत्प्रेक्षा काम में लिया जाता था। यद्यपि रासों के विशाल ग्रंथ में प्राय सभी अलंकार खोजने में से प्राप्त हो जाते हैं, तथापि अनुप्रास, वक्रोक्ति, यामक, श्लेष, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा और अतिशयोक्ति जैसे अलंकारों की प्रधानता रही है। इस संदर्भ में उल्लेखनीय है कोई भी अलंकार ऐसा नहीं है जो उनमें ना फबता हो। फबता मतलब उनमें नहीं फिट होता हो। कोई भी छंद ऐसा नहीं जो उनका साथ न देता हो। राम गोपाल शर्मा जी ने बताया है 13वां पॉइंट है हमारा प्रबंध और मुक्तक दोनों प्रकार की रचनाएं हुई थी किसमें? आदिकाल में। इस काल में जहां एक और पृथ्वीराज रासो जैसे प्रबंध काव्य की रचना हुई है वहीं दूसरी ओर संदेश शासक नाम जैसे मुक्तक गीतों की रचना भी हुई है। इस प्रकार आदिकाल में प्रबंध और मुक्तक दोनों प्रकार की रचनाएं हमें देखने को मिलती है। ठीक है। तो निष्कर्ष हमारा क्या निकलता है कि इस प्रकार आदिकालीन काव्य अपनी विशेषताओं के कारण महत्वपूर्ण हैं। कहते हैं कि दृष्टि से आदिकालीन साहित्य में एक साथ कई परंपराओं का उदय दिखाई देता है। कैसे? अब रन और संस्कृत की रचनाओं में इनमें से कुछ परंपराओं के स्रोत आवश्यक, किंतु उनकी शक्ति और गंभीरता हिंदी की अपनी देन है। समाज के विभिन्न स्थितियों पर दृष्टिपात करके सहज जीवन का मार्ग सुलझाने से लेकर हठ योग की साधना तक आदिकाल में मुक्तक काव्य का जो विस्तार हुआ है निश्चय उसका पर्याय ऐतिहासिक महत्व है।
वीरगाथा काल का विषय प्रधान रूप से राजाओं का यशोगान था। आदिकाल के कवियों ने उपयुक्त विषयों को ध्यान में रखते हुए अपनी रचनाएं की हैं। वीरगाथा कालीन रचनाओं का महत्व साहित्यिक सौंदर्य की दृष्टि से बहुत नहीं है, इनका महत्व विशेष रूप से भाव विकास के अध्ययन की दृष्टि से है। इनसे हमारे साहित्य के मूल रूप को समझने में हमें सहायता मिलती है। तो ये तो हमने पढ़ी डिटेल में आदिकाल की विशेषताएं। और अगर शॉर्ट क्वेश्चंस में आते हैं तो मैंने आपको पॉइंट बताए हैं, 11-12 पॉइंट है, वो आप पॉइंट वाइज लिख दिए। और डिटेल में अगर आता है आदिकाल की विशेषताएं तो आपको इस प्रकार पॉइंट बना के उनके अंदर 4-4 लाइनें लिखनी पड़ेगी। ठीक है, अच्छे से पढ़ती रहिएगा, एग्ज़ाम बढ़िया कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।